2 बार कोर्ट की टीम आई, विजिट हुआ, रिपोर्ट दिया गया और अभी जो है जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है उसमें क्या कुछ है? जो इनके एडवोकेट थे उन्होंने तुरंत कोर्ट को कहा कि माय लॉर्ड हम लोगों ने 46 बिल्डिंग्स जो है उसको सील किया है। तो मैंने कहा कोर्ट को कि ये तो 46 जो इन्होंने सील किया वो तो 2011 में सील किया और अभी फिर जब 2024 में आई ये प्रोसीडिंग शुरू हुई है, अभी फिर ये एक हलफनामा फाइल करके कह रहे हैं कि हमने दोबारा उसको सील कर दिया। आप दोबारा सील कर सकते हैं। सील करने का मतलब ही होता है कि जो अवैध निर्माण हुए हैं टू द एक्सटेंट ऑफ इलीगैलिटी आपको पूरा का पूरा डेमोलिश करना है। 11 में इन्होंने सील किया, डेमोलिश कुछ नहीं किया। राकेश झा की अब कोई हैसियत बची नहीं कोर्ट में, क्योंकि पीआईएल है, जस्ट लाइक क्रिमिनल लॉ। क्या वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। नेवर, ही विल बी थ्रोन आउट ऑफ दिस पिटीशन। हम तो बोलेंगे राकेश झा को कि आप विड्रॉ कर लीजिए इस पिटीशन से, आपका कोई रोल नहीं है, आप काय के लिए फंसे हुए हैं, आप बाहर निकलिए, आपका कोई रोल नहीं है। आप अगर कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो कोर्ट आप पर पेनल्टी लगाएगी और आपको बाहर भी कर देगी और पेनल्टी भी लगाएगी। बेटर है कि आप अभी से बाहर हो जाइए आप। लेकिन ये एक है, एक बोल्ड महिला दिखती हैं जो एसडीओ हैं, ये बाहर निकली तो अब ये सीनियर है। जो पावर जो है खाली कराने का या तोड़ने का जो भी, वो सारा का सारा जेएनएसी को है। जेएनएसी का जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उसका काम है उसको करवाना, ये एसडीओ का और डीसी का काम नहीं है। लेकिन जब एसडीओ या डीसी आ जाएंगे तब ये पीछे चले जाएंगे, जाहिर बात है, क्योंकि ये जूनियर कैडर है, ठीक है ना। इस कारण से हमको लगता है कि एसडीओ का चेहरा दिखता है, लेकिन एसडीओ को पता भी नहीं होगा कि उनको एक्चुअली करना क्या है। ये पता चलना चाहिए डीसी को भी और एसडीओ को भी। अगर वो लोग कानून नहीं जानते हैं, बाइलॉज नहीं देखे हैं, तो उनको पता चलना चाहिए, उनको जानकारी, उनकी जानकारी में लाया जाना चाहिए, उनके ध्यान में लाना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हो ये कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी इलीगल है। आपको खाली कराना है ग्राउंड फ्लोर जो एक्चुअल पार्किंग एरिया है। लेकिन सवाल है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? और यहाँ बातें ये हो रही हैं कि जब हम 2011 की बात करते हैं, चाहे उससे पीछे की बात करते हैं और जैसे आपने कहा कई लोगों को उन्होंने परमिशन दिया है कि भई कई जगह मामला हुआ कि देखिए हमको तो परमिशन मिला है बेसमेंट बनाने का, हमको तो रेस्टोरेंट चलाने का हुआ है। तो इस सॉल्यूशन क्या है? अगर परमिशन मिला है तो उसमें गलती किसकी है? जेएनएसी के लोगों ने अगर पैसे लेके अगर रेगुलराइज गलत किया या नक्शा पास गलत किया या नक्शा सही पास किया उसके बाद लोगों ने वायलेट किया, उसको रोका नहीं, ये सारे अपराध जेएनएसी के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जेएनएसी के लोगों को जेल में भेजिएगा ना, कि आप कहिएगा कि नहीं टूटना नहीं चाहिए। नमस्कार, सोशल सवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जमशेदपुर में आप देख रहे हैं कि फिर से जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है, नक्शा विचलन के मामले में जेएनएसी और जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। आखिर इस मामले में क्या कुछ आदेश कोर्ट ने दिया है, क्या कुछ होना चाहिए, इन तमाम मामले पर हम बात करें। हमारे साथ जो है अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव जी हैं, जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम मामलों को देखते हैं और इस मामले में पूरी तरीके से इस याचिका को देख रहे हैं। तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और आपकी जो कन्फ्यूज़न है, जो तमाम तरह की बातें अभी भी बाज़ार में चलती है और तरह-तरह के लोग भ्रम फैलाते हैं। आज भी कई लोग हैं इस कोर्ट के आदेश को भी मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करते हैं कि आप एक कार्रवाई कर लेंगे तो आपको हम बचा लेंगे। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए इस इंटरव्यू को आप अगर बिल्डर हैं, दुकानदार हैं, बेसमेंट में हैं, जो भी है, आप स्टेक होल्डर हैं, तो आपको ये बारीकियाँ जो है समझना ज़रूरी है। कौन लोग इसके दायरे में हैं, कौन लोग इस खतरे में आ सकते हैं और कौन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसी तिकड़म में लगे हुए हैं जो बरसों से करते आ रहे हैं कि हम किसी भी अधिकारी या किसी को मिला लेंगे तो हमारा बच जाएगा, तो आप धोखे में हैं। इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। सवाल सर वहीं से शुरू करेंगे कि अभी जो न्यू डेवलपमेंट हुआ है, जो तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है, हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिया है? क्या पूर्णतः आदेश आ गया या ये मामले चल रही है इसलिए कि वो 2 बार कोर्ट की टीम आई, विजिट हुआ, रिपोर्ट दिया गया और अभी जो है जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है उसमें क्या कुछ है? वो थोड़ा-सा हमें ब्रीफ में समझाइए। देखिए, एक तो जो पिटीशन है वो पीआईएल है, आप जानते हैं, और वो पीआईएल राकेश झा एक पिटिशनर हैं जिन्होंने फाइल किया है, उसमें मैं उनका वकील हूँ। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे, उस पर मैं बाद में आता हूँ। उस डायरेक्शंस के आधार पर जेएनएसी वालों ने कुछ बिल्डिंग, जो बिल्डर्स हैं, मतलब जिन बिल्डिंग्स में पार्किंग को उन्होंने कॉमर्शियल पार्किंग का कॉमर्शियल इस्तेमाल कर रहा है, लोग कर रहे हैं वो लोग तो उसको उसने नोटिस दिया कि खाली करो। जेएनएसी वालों ने शायद नोटिस भेजा उनको कि खाली करो। तो उसमें कुछ लोग, जिसमें कोई अशोक कुमार का नाम है, मैं देख रहा था ऑनरेबल जस्टिस आनंदो सेन का वो ऑर्डर। तो जो अशोक कुमार हैं वो अपने कुछ लोगों को साथ में मिला के वो चले गए ऑनरेबल हाई कोर्ट, और वो राकेश
झा का जो पिटीशन है, जो पीआईएल है, उसमें उन्होंने एक आईए नहीं फाइल किया, बल्कि एक नया रिट लगा दिया। क्यों? उनको किसी उनके वकील ने समझाया होगा कि आप अगर वहीं जाइएगा डिवीजन बेंच में जहां ये सुनवाई हो रही है, तो वहां आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, आपको दिक्कत होगी। तो उसने ये समझाया होगा कि आप रीट कर दीजिए, रीट जो है वो सिंगल बेंच में जाएगा, और वो चला गया सिंगल बेंच में। चला तो गया सिंगल बेंच में, लेकिन गलती से उनके बेंच में चला गया जो इससे पहले इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, आनंदो सेन साहब। तो जस्टिस आनंदो सेन को तो पूरी बात की जानकारी थी, क्योंकि वो पूरा फाइल पढ़ के बैठे हुए थे। इससे पहले कई बार जो हियरिंग हुई जिसमें हम गए थे इनकी तरफ से एक अधिवक्ता के रूप में, उसमें आनंदो सेन साहब से हम सुनवाई के दौरान इंटरेक्शन हुआ, तो हमको ये लगा कि उनको पूरी बात मालूम है। एक तो रांची के हैं और इधर चाईबासा के हैं, तो उनको जमशेदपुर के बारे में उनको पूरा नॉलेज था होगा। और जब ये मैटर उनके पास गया तो वो चौंके कि ये क्या आ गया। अभी तक तो हम ये सुनवाई कर रहे थे कि भाई वायलेशन हुआ है, सैंक्शन प्लान का वायलेशन हुआ है, म्यूनिसिपल लॉ का वायलेशन हुआ है, तो जितने अवैध निर्माण हुए हैं उसको तोड़ना है। उनके दिमाग में ये इंप्रेशन था। उसमें ये लोग चले गए कि आप स्टे दे दीजिए। इन्होंने हमको कहा है कि इसको खाली करने के लिए उसमें तो कॉमर्शियल यूनिट्स हैं, मतलब उसमें शॉप्स चल रहे हैं, उसमें सर्विस सेंटर्स चल रहे हैं, तो हम कैसे खाली करेंगे, और हम बेच चुके हैं। उनको पता था, बिल्डरों को तो पता था कि हम बेच चुके हैं। तो गए, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग। ऑनरेबल जस्टिस ने कहा नथिंग डूइंग। उन्होंने कहा कि आपकी जो कार्रवाई है वो चलनी चाहिए। उनको ये पता था कि सारे बेसमेंट जमशेदपुर में जितने निर्माण हुए हैं, मतलब मल्टी स्टोरी, सब में बेसमेंट में कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है ना, मतलब कहीं भी पार्किंग नहीं है। बेसमेंट में तो नहीं है। जो एक्चुअल सैंक्शन है उसके हिसाब से, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है, देखिए बेसमेंट जितना है जमशेदपुर में वो सब का सब इलीगल है। बेसमेंट बनाने की इजाज़त जिन लोगों ने दी है, कुछ तो इजाज़त दिया है जेएनएससी ने, ठीक है ना, और बहुत सारे लोगों ने गैर कानूनी तरीके से बनाया है, लेकिन बेसमेंट बनाने की इजाज़त देने का अधिकार भी जेएनएससी को नहीं है एज पर बाई लॉज। तो पहली बात तो ये कि जितने बेसमेंट बने हैं सब गैर कानूनी हैं, अवैध ढंग से बने हैं। एक्चुअल जो सैंक्शन होना चाहिए वो G+ मैक्सिमम 4, नॉट बियॉन्ड 4, करेक्ट। तो G+4 में G जो है वो पार्किंग हो गया स्वाभाविक तौर पे, नहीं तो G+4 नहीं बनेगा, G+3 बनेगा। अगर G को आप पार्किंग नहीं बनाते हैं तो G+3 बनेगा, 4 नहीं बनेगा, या G+2 बनेगा, 3 नहीं बनेगा, है ना। तो G जो है एक्चुअल पार्किंग है। तो अभी ये क्या हो रहा है कि ये लोग खाली करवा रहे हैं बेसमेंट को, है ना। और क्योंकि सारा का सारा जो बेसमेंट है वो अगर बन गया है, चाहे वो सैंक्शन से बना हो चाहे इलीगल बना हो, उसका इस्तेमाल तो कॉमर्शियल आप नहीं कर सकते हैं ना। उसका इस्तेमाल तो ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे अगर उसको फिलअप नहीं किया गया मिट्टी से, उसको बंद नहीं किया गया अवैध निर्माण को, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर अलाउ करेंगे तो हम पार्किंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना। एक्चुअली जो है किस तरह का वायलेशन है वो आपको जस्ट हम एक चिट्ठी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, और तब हम हाई कोर्ट में, मतलब डिवीजन बेंच में क्या हुआ है, वो वहाँ क्या हुआ है और हमने क्या सबमिशन किया, ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा, आपको समझ में आएगा। ये चिट्ठी है, देखिए, ये एक राहुल कुमार हैं, सरकार के अवर सचिव हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, है ना। इन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को, यानी कि जेएनएससी को, है ना। क्या लिखा था उन्होंने, देखिए उसका खाली हम केवल आपको 3 बिल्डिंग्स के बारे में उनकी जांच बताएंगे। इन्होंने अपनी जांच की थी। ये कौन है? सरकार के अवर सचिव हैं, और किस मामले में? ये अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग जो डिपार्टमेंट है, नगर विकास जो डिपार्टमेंट है, ये उसके एडिशनल सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने जांच करवाई, उस डिपार्टमेंट ने जांच करवाई। कहाँ? जमशेदपुर के जो अवैध निर्माण है उसकी जांच करवाई। ये क्या लिख रहे हैं, ये देखिए, एक बिल्डिंग है, ये 95 SNP एरिया है ना, जमशेदपुर साक्षी का। इसमें ये बता रहे हैं कि फ्रंट सेटबैक दिया गया, उनको कहा गया था 6 से 7 मीटर छोड़ना है, उन्होंने छोड़ा केवल 1 मीटर। रियर सेटबैक यानी पीछे का सेटबैक उन्होंने कहा 4 मीटर छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ा। साइड का सेटबैक उनको छोड़ना था 3 मीटर, उन्होंने छोड़ा 2 मीटर। दूसरे साइड का सेटबैक उनको छोड़ना था साइड 2 का 4 मीटर, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। देख लीजिए वायलेशन क्या है। कंस्ट्रक्शन कितना करना था? 42.47%। 95 SNP एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया कितना? पूरा 100% या 100% से ज़्यादा, करेक्ट। दूसरे में आइए, ये है आपका 134 SNP एरिया, फिर साक्षी, ठीक है, उसी एरिया का है। इसमें फ्रंट सेटबैक था 4.5 मीटर, नील है, छोड़ा ही नहीं। रियर सेटबैक है 1 मीटर, नहीं छोड़ा। साइड सेटबैक है, साइड मतलब साइड 1
3 मीटर कुछ नहीं छोड़ा, साइड 2 कुछ नहीं छोड़ा, नील। इनको कंस्ट्रक्शन कितना कितना करना था? 47%। करने किया कितना? 100%। तीसरा है आपका ये SNP 140 SNP एरिया। हाँ, एक सेकंड हमको इसको खत्म कर लेने दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। 140 SNP एरिया, इसमें भी फ्रंट सेटबैक था 5.5 मीटर, जीरो, छोड़ा कुछ नहीं। नक्शा विचलन तो हुआ, इसमें कहीं नहीं, कोई एक दो राय सेकंड, नहीं है। एक हर सेकंड, रिपोर्ट एक सेकंड। इनको करना था 35% निर्माण, इन्होंने किया 100% निर्माण, मतलब सेटबैक छोड़ा नहीं। तो जब ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब ये बात हो रही थी, तो बात इसी बात पर इसी चीज की हो रही थी ना, कि सैंक्शन प्लान क्या है और बाइलॉज क्या है, क्योंकि सैंक्शन प्लान को बाइलॉज के हिसाब से इशू करना है, जितने सैंक्शन प्लान है। तो बाइलॉज क्या है झारखंड का, या नेशनल बाइलॉज क्या है, उसके हिसाब से सैंक्शन प्लान कितने इशू हुए हैं, और जो सैंक्शन प्लान इशू हुए हैं बाइलॉज के हिसाब से, उसका वायलेशन हुआ है कि नहीं, बात हो रही थी। तो जब हमने उनको पूरी बात बताई कि किस तरह के वायलेशन जमशेदपुर में हुआ है, और मैंने कहा ऑनरेबल कोर्ट को कि 1257 आई बेग पार्डन 1257 अवैध बिल्डिंग्स है। उस समय मेरा अपडेट कम था, अभी मेरा अपडेट है 1700, क्योंकि 46 इन लोगों ने सील किया 2011 में, और अभी एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में इन्होंने बताया है कि 2011 से लेकर 2022 फरवरी तक इन लोगों ने परमिट इशू किया है 1583। कितना हो गया? 1629। और आप उनका वेबसाइट देख लीजिए, फरवरी यानी मार्च 2022 से लेके आज तक करीब 150 और इशू हुआ है। तो 1750 से ऊपर चला गया, 1700 से 1800 के बीच में। तो ये अब अपडेटेड लिस्ट हो गया कि इन्होंने सैंक्शन प्लान इशू किया 1750 या उससे अधिक। तो हम फिर 46 के पीछे क्यों पड़े? हाँ, उसी पर हम आ रहे हैं कि क्यों। जब हमने कोर्ट को बताया कि क्या कोर्ट ने कोई लिस्ट दिया है? हाँ हम बता रहे हैं उस पर, तो इन्होंने तुरंत, जो इनके एडवोकेट थे, उन्होंने तुरंत कोर्ट को कहा कि माय लॉर्ड, हम लोगों ने 46 बिल्डिंग्स जो है उसको सील किया है। तो मैंने कहा कोर्ट को कि ये तो 46 जो इन्होंने सील किया वो तो 2011 में सील किया, और अभी फिर जब 2024 में ये प्रोसीडिंग शुरू हुई है, अभी फिर ये एक हलफनामा फाइल करके कह रहे हैं कि हमने दोबारा उसको सील कर दिया। आप दोबारा सील कर सकते हैं। सील करने का मतलब ही होता है कि जो अवैध निर्माण हुए हैं टू द एक्सटेंट ऑफ इलीगैलिटी, आपको पूरा का पूरा डेमोलिश करना है। 11 में इन्होंने सील किया, डेमोलिश कुछ नहीं किया, और पता चला कि वो 46 बिल्डिंग में और अवैध निर्माण हो गए। तो हमने कोर्ट को कहा कि इनकी जो मिली भगत है वो ऐसी है कि 11 में जैसे प्रोसीडिंग खत्म हुई ऑनरेबल हाई कोर्ट की, इन्होंने सीलिंग जो है वापस ले ली और उसमें और अवैध निर्माण करवा दिया, और अभी आपके पास फिर आके कह रहे हैं कि हमने 46 बिल्डिंग को सील किया। हमने कहा 46 बिल्डिंग केवल 46 बिल्डिंग ही नहीं है जिसमें अवैध निर्माण हुआ है। इनका खुद का लिस्ट है जो मैंने दिखाया, जो पिटीशन में लगा हुआ है। राकेश झा के पिटीशन, मेन पिटीशन जो है 18 में लगा, उसमें लगा हुआ है कि इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में कहा है 30 अगस्त 2017 तक कि 535 बिल्डिंग्स हैं जिसका अवैध निर्माण हुआ है। ठीक है, तब हाँ, जिसको नोटिस जारी किया गया। 535 अवैध निर्माण। मेरे हिसाब से अभी जो हम आपको पढ़ रहे थे सेटबैक, वो क्यों पढ़ रहे थे, मेरे हिसाब से पूरा का पूरा 1700 से ऊपर जितने परमिट हैं और जितने बिल्डिंग्स बने हैं, सारे के सारे अवैध, क्योंकि सेटबैक किसी ने छोड़ा नहीं है ना। तो जब कोर्ट को ये बात पता रही तो कोर्ट नाराज हुई। कोर्ट ने कहा कि ये क्या तमाशा है कि सील किया है, सील करके क्या करिएगा, आप एक्शन कितना लिए, आपने तोड़ा कितना, ये बताइए। हम कुछ नहीं सुनेंगे आपकी बात, आप पहले तोड़ के आइए, फिर हलफनामा फाइल करिए, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। तो कोर्ट ने अभी क्या निर्देश दिया? कोर्ट का निर्देश क्या है? कोर्ट का निर्देश जो है वो ये खाली करना नहीं है। कोर्ट ने जब प्रोसीडिंग चल रही थी उसमें कहा, कोर्ट ने हमको संबोधित किया कि मिस्टर श्रीवास्तव, हम लोग जानते हैं केवल ये जमशेदपुर का प्रॉब्लम नहीं है कि जमशेदपुर में जो पार्किंग एरिया है वो पूरा का पूरा कमर्शियल एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये केवल जमशेदपुर का प्रॉब्लम नहीं है, ये रांची में भी हम लोग यही देख रहे हैं कि सारी गाड़ियां जो है जिसको खड़ा होना चाहिए था पार्किंग एरिया में, वो सब की सब सड़क पर खड़ी है और सड़क पूरा जाम हो गया है, चलना मुश्किल है। ये केवल जमशेदपुर का प्रॉब्लम, हम लोग इसको ठीक करेंगे। तो इसको इन्होंने इंटरप्रेट किया, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। किसने? जेएनएसी वालों ने इंटरप्रेट किया कि हम लोग बेसमेंट खाली करा देते हैं और जाके हाई कोर्ट में एक हलफनामा डाल के कह देंगे कि हमने 46 घर का बेसमेंट खाली करा दिया। ठीक है, अब ये लोग जो गए, अब आ जाइए ऑनरेबल जस्टिस आनंदो सेन के यहाँ, ये लोग गए, ये लोग क्या बोले जाके कि हमको कहा गया बेसमेंट खाली कराने के लिए, नहीं तो तोड़ देंगे, इसलिए आप स्टे लगा दीजिए। तो वहां पे ऑनरेबल जस्टिस आनंदो सेन के पास इशू क्या था? उनके पास इशू ये था कि हमको स्टे देना है कि नहीं देना है। उन्होंने कहा कि स्टे नहीं देंगे, इसको खाली कराओ।
क्योंकि आप जब बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाए हैं, पार्किंग एरिया को कमर्शियल एरिया में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो उसको टूटना चाहिए। और उनको पहले से पता था, हम लोग के पिटीशन के बारे में उन्होंने कहा कि तोड़ो। तोड़ने के बाद ये आदेश देने के बाद कि उसको खाली कराओ या तोड़ो, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको जो भी सपोर्ट सिस्टम देना है जेएनएससी को, वो एडमिनिस्ट्रेशन को देना है। उसमें एसडीओ का क्या नाम है, रोल बनता है। मतलब एसडीओ का नाम इस कारण से आया कि एसडीओ का काम क्या है, एसडीओ का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कि अगर ये लोग इनका खाली कराना काम हाँ, इनका खाली कराना काम या नक्शा जांच करना एसडीओ का पावर नहीं है। देखिए, एसडीओ का पावर नहीं है खाली कराना, इसलिए कि एसडीओ तो सीनियर ऑफिसर है ना। जो पावर जो है खाली कराने का या तोड़ने का, जो भी, वो सारा का सारा जेएनएससी को है। जेएनएससी का जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, उसका काम है उसको करवाना, ये एसडीओ का और डीसी का काम नहीं है। लेकिन जब एसडीओ या डीसी आ जाएंगे तब ये पीछे चले जाएंगे, जाहिर बात है, क्योंकि ये जूनियर कैडर है, ठीक है ना। इस कारण से हमको लगता है कि एसडीओ का चेहरा देखता है, लेकिन एसडीओ को पता भी नहीं होगा कि उनको एक्चुअली करना क्या है, बिकॉज दिस इज अ म्युनिसिपल लॉ, एंड म्युनिसिपल लॉ इज सपोज टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द लोकल अथॉरिटी, दैट इज जेएनएससी, एंड नॉट बाय एसडीओ और डीसी। करेक्ट। तो ये कंफ्यूजन इस कारण से हो रहा है। लेकिन आप ये समझिए, मैं फिर से बता रहा हूं कि डायरेक्शन ये नहीं है कि बेसमेंट खाली कराना है। बेसमेंट तो सब पहले ही से इलीगल है, उसको तो तोड़ देना चाहिए और उसको फिलअप कर देना चाहिए अर्थ डाल के, मतलब मिट्टी डाल के उसको करना है। अगर हमको कहना पड़ेगा तो हम कहेंगे मिट्टी डालिए और बंद करिए। जैसे आप जिस बिल्डिंग में है, इसमें 2 बेसमेंट बना हुआ है, इसको एक भी बेसमेंट बनाने का परमिशन नहीं है, 2 बेसमेंट बनाया हुआ है, ठीक है ना। 2 बेसमेंट का परमिशन जेएनएससी वालों ने दिया है ये टीके कॉम्प्लेक्स को, एक भी बेसमेंट नहीं बन सकता है। एज पर बाई लॉज वो G+3 ही बन सकता है, या मैक्सिमम अगर उसका हाइट 15 मीटर में ही, आप अगर 4 फ्लोर निकालना चाहें G+4 आप निकाल सकते हैं, 15 मीटर, ठीक है ना। 15 मीटर के बियॉन्ड आप ले जाइएगा तो फिर वो इलीगल हो जाएगा। 15 मीटर में 4 फ्लोर निकालिए या 3 फ्लोर, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट का जो बाईलॉज है वो कहता है कि ठीक है 15 मीटर में आप 4 फ्लोर निकालिए, तो इट कैन नॉट बी मोर देन G+4। लेकिन इन लोगों ने परमिट किया हुआ है बेसमेंट, 2-2 बेसमेंट, तो उसमें अथॉरिटी की कहीं ना कहीं गलती है। एग्जैक्टली तो या तो लोगों ने अवैध तरीके से बेसमेंट बनाया, या इन्होंने अवैध तरीके से सैंक्शन किया बेसमेंट। सारा का सारा जमशेदपुर का बेसमेंट अवैध है, ये पता चलना चाहिए डीसी को भी और एसडीओ को भी। अगर वो लोग कानून नहीं जानते हैं, बाईलॉज नहीं देखे हैं, तो उनको पता चलना चाहिए, उनको जानकारी, उनकी जानकारी में लाया जाना चाहिए, उनके ध्यान में लाना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हो ये कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी इलीगल है। आपको खाली कराना है ग्राउंड फ्लोर, जो एक्चुअल पार्किंग एरिया है, वो खाली करवाना है। लेकिन कोर्ट ने क्यों ये नहीं कहा कि आप पार्किंग एरिया खाली करा दीजिए, या पार्किंग में जो शॉप्स बने हुए हैं उसको तोड़ के, ये नहीं कहा है। कोर्ट ने ये कहा है कि एज पर लॉ जितने बिल्डिंग्स नक्शा वायलेट करके, नक्शा विचलन करके बने हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ वायलेशन उनको तोड़ना है। यानी कि मान लीजिए कि अगर G+4 बनना है और G+6 बना है, तो दो फ्लोर जो है उनको तोड़ना है। मेरा सवाल सर ये है कि मैं इससे कोई कहीं डिसएग्री नहीं है कि नक्शा विचलन हुआ है, बड़े पैमाने पर हुए हैं, इसको हर रिपोर्ट में एडमिट किया गया है। कोर्ट की जो टीम आई थी उसने भी ये किया, और जैसा आपने कहा कि सरकार ने भी अपने स्तर पर जांच कराया, उसमें भी एडमिट किया गया है। लेकिन सवाल है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और यहाँ बातें ये हो रही हैं कि जब हम 2011 की बात करते हैं, चाहे उससे पीछे की बात करते हैं, और जैसे आपने कहा कई लोगों को उन्होंने परमिशन दिया है कि भाई कई जगह मामला हुआ कि देखिए हमको तो परमिशन मिला है बेसमेंट बनाने का, हमको तो रेस्टोरेंट चलाने का हुआ है। तो इस सॉल्यूशन क्या है? अगर परमिशन मिला है तो उसमें गलती किसकी है? वो तो अथॉरिटी की गलती है, उसमें आम आदमी की गलती कैसे होगी? देखिए, आप अथॉरिटी के साथ मिलके आप अगर कोई नक्शा पास करवाते हैं, या अथॉरिटी को ब्राइब देके, मैंने साफ साफ शब्दों में कहूँ कि आपको जब आप जब नक्शा पास करवाने गए, तो हम क्या माने कि आपको बाईलॉज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, आपको म्युनिसिपल लॉ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, है ना। और जो कुछ भी हुआ, जो भी गलतियां हुई, वो उन लोगों ने की, ये हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जो नक्शा पास कर रहा है, यानी कि जो जेएनएससी नक्शा पास करती है, उसको तो अपना बाईलॉज मालूम है ना, ठीक है ना। तो ये आपका रिक्वायरमेंट था, आप चाहते थे कि ऐसा प्लान सैंक्शन हो जो जो बाईलॉज है वो उसके खिलाफ हो। जैसे हम आपको नाम लेके बताएंगे, है ना, लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। जैसे टीके कॉम्प्लेक्स ने पास करवाया, उसको नीचे का 2 बेसमेंट जो उसने पास करवाया, उसने कहा कि हम इसको पब्लिक पार्किंग के लिए रखेंगे, मतलब फ्री पार्किंग। वो नहीं है, आज आप जाके देख लीजिए, नहीं है ना। जी जो है वो उसका प्राइवेट पार्किंग था, जी जो है पूरा कमर्शियल है। बेसमेंट 2 जो है पूरा कमर्शियल है, बेसमेंट 1 जो है वो प्राइवेट पार्किंग है। ये किसने करवाया? ये आपने करवाया, और आपने ब्राइब दिया होगा। बिना ब्राइब दिए वो होगा नहीं।
आपने ब्राइब दिया होगा जेएनएससी के ऑफिसरों को और उससे आपने एक गलत नक्शा पास करवाया जो बाईलॉज के खिलाफ में था। तो आज टूट रहा है तो आप कंप्लेन करेंगे कि सरकार जो है जो सरकारी पदाधिकारी है या जेएनएससी वाले, आप सीधे नाम लेके कहिए कि जेएनएससी वालों ने गलत नक्शा पास कर दिया तो आज कैसे तोड़ सकते हैं। आपने नक्शा पास करवाया, उन्होंने नक्शा सिर्फ पास कर दिया ऐसा नहीं है। जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं इसमें 3 फ्लोर रेगुलराइज हुआ है, आपको मालूम है, 5, 6 एंड 7, और नीचे का 2 बेसमेंट रेगुलराइज हुआ है। 10 तल्ले की ये बिल्डिंग है। किसने रेगुलराइज किया? जेएनएससी ने। कैसे रेगुलराइज करेगा? रेगुलराइज का तो पावर नहीं है। आप सेक्शन 428 देख लीजिए, जो म्युनिसिपल लॉ का उसकी 420 भी जवाबदेही है ना, अगर मान लीजिए जैसे भी उसने जवाबदेही है तो आप उसको जेल भिजवाइए ना। जेएनएससी के लोगों ने अगर पैसे लेके अगर रेगुलराइज गलत किया या नक्शा पास गलत किया या नक्शा सही पास किया उसके बाद लोगों ने वायलेट किया, उसको रोका नहीं, ये सारे अपराध जेएनएससी के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जेएनएससी के लोगों को जेल में भेजिएगा ना, कि आप कहिएगा कि नहीं टूटना नहीं चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तब फिर भी मैं आपको एक सॉल्यूशन की बात हाँ, अगर करें हम एग्जैक्टली इसलिए कि इसलिए हम उसी पर आ रहे हैं। आपके सवाल पूछने से पहले हम सोचे कि हम इसका जवाब दे दें कि सोल्यूशन क्या है। देखिए अभी तक हम लोग सेटबैक पे गए नहीं हैं। आप सेटबैक पे चले जाएंगे अगर हम, तो 5 मीटर इनको क्या नाम है, सेंटर पॉइंट वाले को या सोनेट वाले को या ये जो बिष्टुपुर में क्रोमा है, क्या नाम है उसका? क्रोम, माने इस तरह की जितनी बिल्डिंग आपके नज़र पे आएगी ना, या टीके कॉम्प्लेक्स जिसका मैंने नाम लिया, 5 मीटर इनको सामने छोड़ना था, 4 मीटर इनको पीछे छोड़ना था, 3-3 मीटर इनको साइड में छोड़ना था। अगर केवल सेटबैक हम इम्प्लीमेंट करवा दें कोर्ट से तो 47% के आसपास, 50% के आसपास इनकी पूरी बिल्डिंग चारों तरफ से टूट जाएगी। बचेगी बिल्डिंग? कोई बिल्डिंग बचेगी? ना सेंटर पॉइंट बचेगी, ना सोनेट बचेगा, ना क्रोमा बचेगा, ना ये बचेगा, क्या नाम है, टीके कॉम्प्लेक्स, या इस तरह के जितने बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि सबने सेटबैक का वायलेशन किया है, सबने 100% कंस्ट्रक्ट किया है। अभी तक हम लोग इस पे जा नहीं रहे हैं। आप समझिए, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हालांकि ये मेरा कोई हक नहीं है। अगर कोर्ट कहेगी कि नहीं आपको सेटबैक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो हम कौन है बोलने वाले? हम थोड़ी कोई कोर्ट को कहेंगे नहीं मतलब इसको छोड़ दीजिए, मेरा कोई पावर नहीं है। हम तो गए हैं ये कहते हुए कि म्यूनिसिपल लॉ का वायलेशन है, सैंक्शन प्लान का वायलेशन है, आप इस पे एक्शन लीजिए। हम तो यही बोलने गए हैं ना, हमारा तो प्रेयर यही है। तो हम कोर्ट में नहीं कर सकते कि इसको सेटबैक को नहीं छुआ जाए। हु एम आई डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी, एंड हाउ कैन कोर्ट से सो? कोर्ट भी नहीं कर सकती है कि आप सेटबैक मत छुइए। सेटबैक का वायलेशन हुआ, आप जाके तोड़ दीजिए, कोर्ट यही कहेगी, मैं आपको कह रहा हूँ। और ये मैटर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट एक दिन में सारी बिल्डिंग्स को मैक्सिमम 15 दिन 20 दिन का समय देके सारी बिल्डिंग्स को डिमोलिश करवा दी कि सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर ये मैटर गया तो 1700 से ज़्यादा, 1700 से 1800 के बीच में जो बिल्डिंग्स बनी है, सारे के सारे सेटबैक वायलेशन के सेटबैक का वायलेशन करके बनी है, सारी बिल्डिंगों को सुप्रीम कोर्ट डिमोलिश करवा देगी। और कुछ बिल्डिंग तो पूरा का पूरा 100% डिमोलिश हो जाएगा। जैसे जिस बिल्डिंग में है, मैं बैठा हूँ, इसमें मेरा ऑफिस भी है, मैं जानता हूँ कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा पूरी बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगी। रास्ता क्या है, क्या सरकार कुछ तो हमको ये कहना है कि सोल्यूशन किसको चाहिए? के श्रीवास्तव का सोल्यूशन नहीं चाहिए ना, हम तो एडवोकेट हैं। जमशेदपुर को चाहिए। हम तो एडवोकेट हैं। मेरा काम है कोर्ट में जाके बोलना, पीआईएल में जो सही है वो बोलना, जो लॉ है वो बताना, कोर्ट को असिस्ट करना, मेरा काम इतना ही है। कोर्ट हमको ट्रीट भी कर रही है। अब देखिए पीआईएल है ना, तो आई एम नो मोर एन एडवोकेट फॉर राकेश झा। लेट मी टेल यू, राकेश झा की अब कोई हैसियत बची नहीं कोर्ट में, क्योंकि पीआईएल है। जस्ट लाइक क्रिमिनल लॉ, क्या वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। नेवर, ही विल बी थ्रोन आउट ऑफ दिस पिटीशन। राकेश झा अगर जाके बोले तो ही विल बी थ्रोन आउट ऑफ दिस पिटीशन। उनके पास पावर नहीं है। राकेश झा का कोई वैल्यू नहीं बचा, क्योंकि ये पीआईएल है और मैं क्या हूं। अब हम प्रैक्टिकली, आई एम नो मोर द एडवोकेट ऑफ राकेश झा, नाउ आई हैव बिकम द अमाइकस क्यूरे ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट हम पर डिपेंड कर रही है कि मिस्टर श्रीवास्तव विल असिस्ट, वो सही बात बताएंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरा रोल तो बदल गया ना, अब तो हम कोर्ट के ऑफिसर हैं। कोर्ट जो हमको बोलेगी हम उसके हिसाब से काम करेंगे। कोर्ट हमसे जो पूछेगी तो हमको उसका जवाब देना। हम झूठ नहीं बोल सकते हैं और हम लॉ को ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं, हम सैंक्शन प्लान को बदल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार को कुछ एडवाइस हाँ, तो मेरा यही कहना है कि सोल्यूशन किसको चाहिए? सोल्यूशन हमको नहीं चाहिए, सोल्यूशन चाहिए बिल्डर्स को, है ना? जो भी है, बिल्डर्स के अलावा भी जो आम लोग जो उसमें रहते हैं उनको सोल्यूशन चाहिए। जो उसमें रहते हैं, जिन्होंने गलत तरीके से या गलत अवैध बिल्डिंग जो खरीदा है ना, उनको सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन चाहिए यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सोल्यूशन चाहिए टाटा को, क्योंकि ये सारे जो अवैध निर्माण हुए हैं जमशेदपुर में, वो इसलिए हुए हैं
कि सारे सैंक्शन पहले जान लीजिए कि सारे के सारे जो बिल्डिंग प्लान्स हैं वो सबसे पहले टाटा ने सैंक्शन किए, और टाटा ने इसलिए सैंक्शन किए कि टाटा को दिख रहा था कि इसमें बहुत कमाई होगी। बिजली पानी जितने ज़्यादा मतलब हाई हाई राइज बिल्डिंग्स जितने बनेंगे उतना ही ज़्यादा ऑक्यूपेंसी होगी, जितने ज़्यादा ऑक्यूपेंसी होगी उतना ही ज़्यादा बिजली पानी का खपत होगा, जितनी ज़्यादा बिजली पानी की खपत होगी उतना ही ज़्यादा उनका इनकम होगा। आपको पता होना चाहिए, कोर्ट को पता है कि आउट ऑफ मोर देन 700 समथिंग जो भी सैंक्शन प्लान है उसमें इन्होंने केवल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया 28 को। आप बिलीव करेंगे, जबकि एज पर लॉ दैट इज सेक्शन 440 ऑफ द म्युनिसिपल लॉ, अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एंटर नहीं कर सकते हैं। एंटर करना छोड़ दीजिए, इन्होंने बिजली पानी दिया और सारा का सारा सारे के सारे बिल्डिंग्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। एक बिल्डिंग खाली है क्या? और सारे के सारे तो उस हिसाब से सारे के सारे अवैध बिल्डिंग है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट किसी का नहीं है 28 को छोड़ के, वो भी 28 बहुत पुराने वाले हैं। तो सोल्यूशन जिसको चाहिए उसको तो जाना पड़ेगा ना सरकार के पास, उनको तो सरकार के पास जाना पड़ेगा कि सर रास्ता निकालिए, ठीक है ना? क्योंकि अब ये पीआईएल है, अब इस पीआईएल को क्लोज करने का पावर मेरे पास नहीं है, राकेश झा के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। हम तो बोलेंगे राकेश झा को कि आप विड्रॉ कर लीजिए इस पिटीशन से, आपका कोई रोल नहीं है, आप खाए के लिए फंसे हुए हैं, आप बाहर निकलिए, आपका कोई रोल नहीं है। आप अगर कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो कोर्ट आप पर पेनल्टी लगाएगी और आपको बाहर भी कर देगी और पेनल्टी भी लगाएगी। बेटर है कि आप अभी से बाहर हो जाइए, आप मत रहिए उसमें। मेरे हाथ में नहीं है, मैं पिटीशन ले नहीं सकता हूँ, इट्स अ पीआईएल। ये एक तरह से मतलब जैसे पतंग कट जाती है तो फिर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, वो पीआईएल वैसे ही होता है कि एक बार आपने फाइल कर दिया और उस पर हियरिंग जैसे हुई, वो कटी पतंग है, वो कहाँ जाके गिरेगी किसके छत पे पता नहीं। तो सोल्यूशन के लिए इसको सरकार कंक्लूड करवा सकती है। स्टेट की जो सरकार है ये जेएनएससी नहीं करवा सकती है, जेएनएससी के लोग तो जाएंगे जेल। ये डीसी और एसडीओ नहीं करवा सकती है क्योंकि उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है ना। एसडीओ डीसी का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको जो भी करना होगा सरकार को करना होगा, तो सरकार कोई गाइडलाइन लेके आ जाए, कैबिनेट कोई प्रस्ताव लेके आ जाए, है ना। कैबिनेट का तो मतलब नहीं है, कैबिनेट का अगर चले तो और यहाँ 1800 2000 बिल्डिंग्स जो हैं वो अवैध बन जाए। कैबिनेट को मतलब नहीं है, सरकार चाहे किसी की हो, बीजेपी की हो चाहे जेएमएम को। आप जानते हैं मैं कैंडिडेट मतलब साफ साफ बोलता हूँ और मैं किसी की परवाह नहीं करता। तो जो कैबिनेट है और जो पॉलिटिकल लोग हैं, इनको मतलब है क्या कि इकोलॉजी खराब हो रही है, लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है, कंक्रीट से टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपको मालूम है कि जो सीमेंट बनता है ना, ये जो 1 टन जो सीमेंट बनता है उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है मालूम है? 1 टन सीमेंट बनाने में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है, मतलब वातावरण में जाता है। आपको पता है? नहीं पता है? तो आप समझिए, और फिर उस कंक्रीट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने में। तो हर शहर में अगर एक डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है ना, तो आप समझिए कि 10% वहाँ का जो वाटर रिसोर्सेज है, सॉरी उसका जो वाटर लेवल है वो नीचे जाता है। मतलब उसको इस तरीके से कहें कि जितना पानी है उस क्षेत्र में, अगर 1% टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका 10% पानी जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये इतना सारा रिस्क है, लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, इकोलॉजी का वायलेशन है। और आप कितने बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, इसकी कोई प्लानिंग है सरकार के पास? कोई भी सरकार हो, बीजेपी वालों से पूछिए, कांग्रेस वालों से पूछिए, जेएम वालों से पूछिए, भाई तुम्हारे पास प्लान है शहर में कितना बिल्डिंग बनना चाहिए और कितने फ्लोर तक बिल्डिंग बनना चाहिए? कितने लोगों को एक छोटा सा शहर 25 बाई 25 माइल का एक जमशेदपुर छोटा सा शहर है, इसमें कितने लोगों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं? आपके पास कोई प्लानिंग है? नहीं है। ये अर्बन डिपार्टमेंट क्या है, वो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है? उसके पास कोई प्लानिंग है? रांची के लोग की कोई प्लानिंग है? जमशेदपुर के लोग, ये सब बड़े शहर हैं, कोई प्लानिंग नहीं है उसके पास। तो ये जो समस्या है इसको सॉल्व करना तो सरकार का काम है, और सरकार को कोई लेना देना नहीं है इससे। अच्छी बात कहा कि सरकार ही इसकी समाधान कर सकती है। क्या सर ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए जो यहाँ लोग हैं, देखिए एक तो जेएनएससी का अस्तित्व जो है 2006 में आया और बहुत सारी बिल्डिंग 46 में वो 98 के बने हैं, 2000 से पहले बने हैं। फिर बात होती है कि 2016 में बिल्डिंग बायलॉज झारखंड में आया। उससे पहले इन्होंने हमें नक्शा पासिंग किया, इन्होंने परमिशन दिया और अब आकर हमसे ऐसे करते हैं। तो ये तो क्या इस आधार पर उन्हें कहीं किसी तरह की छूट मिल सकती है कि भई ये 2016 में बिल्डिंग बायलॉजी या चाहे 2006 में जेएनएससी का निर्माण हुआ, उससे पहले तो कुछ था देखिए, नहीं। ये जो आप बोल रहे हैं जिस तरह की, ये सब एक अफवाह जैसी बात है। 1998 तक टाटा के कंट्रोल में रही। आप इस शहर के नहीं हैं, या होंगे भी तो आप नहीं है। बहुत दिनों तक बाहर थे। मैं तो पैदा ही इस शहर में हुआ और बीच में 10 साल की स्कूलिंग मेरी बंगाल में हुई, उसके बाद तो मैं यहाँ रहा हूँ। हायर एजुकेशन से लेके मेरी प्रैक्टिस सारा कुछ यहीं पे है। मैंने तो जमशेदपुर को देखा है।
1998 तक जब तक वो टाटा के कंट्रोल में रही है, आपको कोई हाई राइज बिल्डिंग दिखी नहीं उस दौरान। आई बेग पार्डन। 1998 तक जब तक टाटा के कंट्रोल में रही, तब तक कोई हाई राइज बिल्डिंग दिखी नहीं। उस समय तक टाटा के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं गया था कि हाई राइज बिल्डिंग अगर बनेगी तो उसकी ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होगी, तो बिजली पानी का जो डिमांड है वो बढ़ेगा और मेरी आय बढ़ेगी। ये टाटा के दिमाग में बात थी नहीं। इसलिए 1998 तक जब तक टाटा के कंट्रोल में जेएनएसी रही, तब तक आपको कोई हाई राइज बिल्डिंग देखने को नहीं मिला। 98 में कौन आया? डीसी आया। डीसी आया 1998 में, और डीसी ने अपने क्योंकि उसको कहा गया कि आप अपने किसी सबऑर्डिनेट को बनाइए, उसका जेएनएसी का हेड बनाइए, और उसको कहिए कि जेएनएसी को चलाए। 98 से ये धंधा शुरू हुआ, आप ये समझ लीजिए। ये हाई राइज बिल्डिंग का सारा जो धंधा है, ये सब 98 से शुरू हुआ। देखिए, बहुत कम नए लीज क्रिएट हुए। टाटा ने तो 12,708 एकड़ लैंड का जो अवैध जो लीज करना था, सब लीज करना था, वो तो कर ही चुकी थी। बहुत कम, जैसे ये 59 अर्जुन मुंडा के समय का, ये जिसमें एक ये मॉल है, ये 59 ये 2005 का है। उसके पहले तो हो चुका था ना, ठीक है। उसी लैंड पर ना बना है सारा। मतलब एक छोटा सा आपने एक लैंड सब लीज किया, उसमें घर बना के मतलब 2 स्टोरीड घर बना के लोग रहते थे। आप देखिए पुराने जितने घर हैं, या तो सिंगल स्टोरीड है या डबल स्टोरीड है। वो लोगों को दिया गया कि भाई इसमें रहिए। कौन? जो लोग टाटा में काम करते थे या टाटा में आके जो व्यवसाय करते थे, जो लोग यहाँ बस गए थे, उनको घर बना के रहने के लिए दिया गया, 1 स्टोरीड से 2 स्टोरीड तक। 98 तक कोई बड़ी बिल्डिंग, मतलब हाई राइज बिल्डिंग आपको थी नहीं। 98 के बाद जैसे सरकार के लोग आए, इसमें करप्शन बढ़ गया, और जब ये लोग गड़बड़ करने लगे, तो टाटा को लगा कि अच्छा है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन जाए, क्योंकि पहला जो सैंक्शन प्लान है वो तो टाटा पास करती है ना। ये तो हद है। मैंने जमशेदपुर एक यूनिक शहर है, पूरे दुनिया में ऐसा शहर नहीं है जहां एक प्राइवेट कंपनी जो है वो सैंक्शन प्लान अप्रूव करती है, सैंक्शन प्लान इशू करती है, और उसके बाद जेएनएसी, जिसको हम लोग समझते हैं लोकल बॉडी, वो केवल ठप्पा लगाता है। वो कुछ नहीं, वो एक चपरासी है टाटा स्टील का। सारी गड़बड़ी का जो ये है ना, सोर्स है ना, वो टाटा स्टील है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तमाम उन मुद्दों पर बातचीत करने की, और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप इससे रिलेटेड है तो आप बारीकियों को समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसका क्या रोल है, इसमें क्या आगे होने वाला है, इन तमाम बातों पर। और आपकी भी अगर कोई राय है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कभी और भी इस पर बातचीत करें, तो हम जो है उस आपके सवालों को ले सकते हैं। तपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद, झारखंड।